बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में पूरी आबोताब और रानाइयों के साथ जारी है। आप चाहे ऑफिस में हों, स्टॉप पे हों या शॉपिंग सेंटर में हों या किसी भी जगह में हों, आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से ही मुतालिक जो है वो बातें सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सिलसिले में बहुत ही शानदार तैयारियां की हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर ख़ास तौर से बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि पाकिस्तान की टीम जो कि इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की डिफेंडिंग चैम्पियन है वो एक मरतबा फिर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। इसलिए कि 2017 में जो इंग्लैंड और वेल्स में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई थी उसमें पाकिस्तान ने भारत की टीम को ओवल के मुकाम पे नहायत ही शानदार तरीके से शिकस्त दे के इस ट्रॉफ़ी को हासिल किया था और उस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था फ़खर जमान ने, जब उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, 114 रन किए थे और उसके साथ साथ फाइनल मैच में मोहम्मद आमिर जो हमारे फास्ट बॉलर हैं उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रही थी। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को यके बाद दीगरे आउट किया था और पाकिस्तान को जीत की राह पर गामजन किया था और उसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हसन अली ने मजमूई तौर पर 13 विकेटें हासिल की थी। तो हम सरफराज अहमद की क़यादत में वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब रहे थे और इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त ओवल के ग्राउंड में मौजूद था और यकीनन ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि मैं उस तारीख़ी मौके पर ओवल के ग्राउंड में मौजूद था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है इसका आगाज़ 1998 में हुआ था और 2000 तक इस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, जिसे अब आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कहा जाता है, उस वक्त इसको आईसीसी नॉकआउट के नाम से पहचाना जाता था। पहली जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी 1998 में उसको साउथ अफ्रीका ने जीता था, 2000 में न्यूजीलैंड ने जीता था, 2002 की जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी उसको मुश्तरका तौर पर श्रीलंका और भारत ने जीता था, 2004 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, 2006 की और 2009 की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को मुसलसल ऑस्ट्रेलियन टीम जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भारत ने जीती थी और 2017 की, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, कि पाकिस्तान ने जीती थी। बहरहाल जो टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब रहेगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मेज़बान की हैसियत से। जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है इसको दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान है, इंडिया, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें हैं, जबकि ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम में शामिल हैं। जनाब, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे बात होगी, क्रिकेट पे बात होगी, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बात होगी और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब रिशाद महमूद साहब। रिशाद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रिशाद महमूद साहब के मुतालिक आपको मैं बताता चलूँ कि वो जो है बहैसियत स्पोर्ट्स एडिटर भी काम कर चुके हैं और मैंने बताया कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सिटी एडिटर के तौर पे भी काम कर चुके हैं और आजकल जो है दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में स्पोर्ट्स एडिटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे कबल वो डॉन में, अरब न्यूज़ में, दी न्यूज़ में, हेराल्ड में और बोल न्यूज़ में ये जिम्मेदारियाँ जो है निभा चुके हैं। और इसके साथ साथ हम उनको जो पाकिस्तानी चैनल हैं उन पे तो ऑन एंड ऑफ उनको टेलीविज़न पे देखते ही रहते हैं, लेकिन इससे कबल अगर इंटरनेशनली हम देखें तो वो बीबीसी को, यूके चैनल 4 को, दी गार्डियन को, अल जज़ीरा को और डॉन न्यूज़ और पीटीवी न्यूज़ को भी वो इंटरव्यू दे चुके हैं। और उनकी जो सबसे ख़ास और अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि पाक भारत के मशहूर गुलकार जिन्होंने 17 फिल्मों में गाने गाए, तलत महमूद साहब, उनके वो सगे भतीजे हैं। यानी दिलीप कुमार जो है, वॉइस ऑफ दिलीप कुमार के नाम से वो मशहूर थे और आप देख सकते हैं कि उनकी बड़ी मतलब खदमात थी। और एक बात और मैं बताऊं कि आपकी जो वालदा मोहतरमा हैं मिसिस आमना कमाल साहिबा, वो जो हैं सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं और वहाँ पे तकरीबन 30-35-40 साल के करीब जो है उन्होंने जो है वहाँ पे खिदमात अंजाम दी हैं। तो जनाब, आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़ी खूबियों के मालिक हैं, तो हम रिशाद महमूद साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। रिशाद साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप समझ सकते हैं कि आज हमारे दरमियान
कितनी मोतबर शख्सियत यहाँ पर मौजूद है। रिशाद साहब, आगाज़ करते हैं आपसे सवाल का। सबसे पहले तो ये बताइए कि अच्छा, मैंने ये सुना है कि माशाल्लाह आपको कुछ गाने से भी शगफ है, इसलिए कि तलत महमूद साहब का आपसे रिश्ता है। ये मतलब, और हम जब से देख रहे हैं 20, 25, 30 सालों से आप जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में हैं। जी जी। कहाँ से आपने मतलब ये कि कैरियर शुरू किया और यहाँ तक जो आए, ये सफ़र कैसा रहा? जी हाँ जनाब, ये 34वां साल है मेरा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, और जर्नलिज्म में 34th ईयर है। और मैंने अपना कैरियर शुरू किया जब द न्यूज़ अखबार कराची से लॉन्च हुआ फरवरी 1991 में। तो उस वक्त जो हम लोगों के काफ़ी नए जर्नलिस्ट सामने आए, जो कि जनाब गाजी सलाउद्दीन साहब ने एक नई चीज़ ये की कि बहुत से यंगस्टर्स को लेके ग्रूम किया। तो उसमें तकरीबन हमारे 37 लोगों का वो पहला जॉब था द न्यूज़ में, उसकी लॉन्चिंग टीम में। और जब मैंने द न्यूज़ ज्वाइन किया तो जनाब गुल हमीद भट्टी साहब, जो एक बहुत बड़ा नाम स्पोर्ट्स की तारीख़ का, तो वो हमारे स्पोर्ट्स एडिटर थे। और मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनकी टीम में शामिल रहा। और हमारी टीम में बहुत होनहार लोग थे, इस तरह के वहीद खान साहब थे, फरिश्ते गाती साहिबा थी, खालिद हुसैन थे, तो उसमें मैं भी था। तो उसमें बड़ी अच्छी टीम थी और बेहतरीन काम किया। तो वहाँ से करियर शुरू हुआ। और उसके बाद आप समझिए कि 10 उम्र गुजरी है इसी 10 की सयाही में, तो काफ़ी ज़बरदस्त। अच्छा, 90 की दहाई में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था जी। तो उस वक्त प्रिंट मीडिया का राज ज़ाहिर हुआ करता था। और आप क्या समझते हैं कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया जो है वो भी आ गया है, तो मतलब सोशल मीडिया तो पूरी तरह एक्टिव है, तो इस वक्त की जर्नलिज्म और उस वक्त की जर्नलिज्म में क्या फ़र्क पाया? क्योंकि आपने खुद कहा कि माशाल्लाह 30-34 साल का आपको तजुर्बा है। जी हाँ जनाब, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि प्रिंट मीडिया में जिस वक्त हम उस ज़माने में काम करते थे तो कंप्यूटर्स वगैरह का वो रिवाज नहीं था। टेलीप्रिंटर पे न्यूज़ आती थी जिससे हम न्यूज़ सेलेक्ट करते थे, फिर वो न्यूज़ टाइप होती थी, फिर वो हमारे स्क्रीन पे आती थी, फिर हम उसको एडिट करते थे। दूसरे के इंटरनेट की उस वक्त बिल्कुल शुरुआत थी। एक आप समझिए कि एक कच्चा पक्का सा इंटरनेट था, तो उसमें इतना मवाद या इतना हमें वो लिटरेचर नहीं मिलता था जिससे हम पूरी कोई न्यूज़ को वेरीफाई कर सकें या उसको उसकी बेसिस जो है उसको देख सकें। तो चुनाचे फिर उसमें लाइब्रेरीज़ बड़ी काम आती थी। उन अखबारों की जो लाइब्रेरी थी, द न्यूज़ की जंग की लाइब्रेरी बहुत उस वक्त ज़बरदस्त थी। तो उसमें हम जाके घंटों रिसर्च करते थे अखबारों से और किताबों से, और फिर एक ऑथेंटिक न्यूज़ बनाते थे। तो ये उस चीज़ का थोड़ा सा मुझे फुकदान ज़रूर नज़र आता है कि उस रिसर्च की वजह से हमारी बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी डेवलप हो गई, एक तारीख़ पे नज़र अच्छी हो गई हमारी, कुछ इवेंट्स को फ़र्स्ट हैंड देखने का भी मौका मिला उस ज़माने में। तो ये मेरे ख़्याल में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट हैं या सोशल मीडिया के, उनमें जो फुकदान मैं पाता हूँ बाज़ दफ़ा वो ये है कि शायद इतनी गहरी नज़र तारीख़ पे नहीं है उनकी। इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो एक होता है कि तारीख़ पे नज़र होती है आपकी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं जब आपने उसको रिसर्च किया होता है अखबारों से, किताबों से, तो वो बड़ा। तो आप मतलब है कि आज की जर्नलिज्म जो है स्पोर्ट्स की, उससे मुतमईन है या नहीं? नहीं जनाब, ओवरऑल मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ। उसकी वजह यह है कि जिस तरह की अब रिपोर्टिंग हो रही है या फिर ये कि जिस तरह के टेक्नोलॉजिकली की तो बहुत एडवांस हो गए, लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें यानी जब तक आपको पता नहीं होता कि ये किस तरह इसका बैकग्राउंड है, कुछ प्लेयर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, उन मुल्कों की क्या बैकग्राउंड रहा है। जैसे आपने बहुत अच्छा अभी पाकिस्तान इंडिया के बैकग्राउंड का बताया कि किस तरह की टेंशन भी रही है, लेकिन वो उस तरह की कोई चीज़ या उस पर कोई तहरीर लिखने के लिए या उस पर कोई रिपोर्ट मुरतब करने के लिए आपको तारीख़ का इल्म होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं ज़रा उसमें फुकदान पाता हूँ कि दूसरे ये कि आप देखिए कि सोशल मीडिया की वजह से भी एक ऑथेंटिक न्यूज़ का रिवाज ज़रा कम हो गया है कि अगर कोई न्यूज़ मिली वो फ़ौरन ब्रेकिंग न्यूज़ में लगा दी, लेकिन उसको कम से कम वेरीफाई तो करें आप कि क्या ये न्यूज़ सही है, क्या ये गलत है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा एक डेफिनेट डिफरेंस है। उस ज़माने में बड़ा थॉरली हमने काम किया और हमारे सीनियर्स बड़े अच्छे थे जिन्होंने गाइड बड़ा अच्छा किया, वो मेंटोर्स थे सही मानों में, तो उसका यकीनन मैं समझता हूँ बड़ा फ़ायदा हुआ। अच्छा जनाब, आप बातें ज़रा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ, ये बताइए कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फोकस किया है, बड़ा कंसंट्रेट किया है और ख़ास तौर से
पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, बिल्कुल। जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा, बड़े मुतहरिक और फाल नज़र आए। जी, जी। तो जाहिर है शानदार इसका आगाज़ तो हो गया जी है हाँ। और इस वक्त कांटे के मुकाबले जारी हैं। जी, और ऑन द होल क्या कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयारियां की हैं? जी हाँ। जाहिर है दो जो हमारे स्टेडियम्स हैं जी। लाहौर के और कराची के, उनको रेनोवेट किया है, कंस्ट्रक्शन उसका वहाँ पे हुआ है, और भी बहुत सारी बड़ी पॉजिटिव मतलब चेंजेस आई हैं। क्या जी कहेंगे? जी जी हाँ, नहीं रियाज साहब, ये तो इसमें मैं कहता हूँ काबिल सताइश है, क्योंकि बहुत ही तगड़ा चैलेंज था, बहुत टफ चैलेंज था कि जब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए चैम्पियंस ट्रॉफी के, तो उस वक्त जाहिर है उस ज़माने में एक और क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा था, फिर वो क्रिकेट बोर्ड भी चेंज हुआ, वो गवर्नमेंट भी चेंज हुई, तो बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं मिला मोहसिन नकवी साहब को। मुश्किल से आप समझिए कि जो मुद्दत दी जा रही है कि 112 दिन में स्टेडियम्स को उन्होंने रेनोवेट किया, और बार बार एक प्रेशर, आपको पता है इंडियन मीडिया का, मुख्तलिफ मीडिया का भी ये प्रेशर था कि क्या ये टारगेट पाकिस्तान मीट कर सकेगा। पूरे स्टेडियम्स को गिरा के और पूरी नए सिरे से दोबारा कंस्ट्रक्ट करना बहुत मैसिव चैलेंज था। लेकिन ये बहुत बड़ा क्रेडिट है बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने न सिर्फ ये कि खुद बजाते खुद उसकी देखभाल की, मुसलसल वो जाते रहे, विज़िट करते रहे, और मुसलसल उन्होंने फंड्स भी मुहैया किए, और हर तरह से गवर्नमेंट को भी उस फोकस में रखा कि ये हर हालत में ये कंप्लीट करना है, क्योंकि 1996 के बाद आप समझिए 29 साल बाद पाकिस्तान को इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला है, उसकी मेज़बानी मिली है, तो बड़ा ऑनर है पाकिस्तान के लिए। तो इसमें किसी किस्म की कोई चूक नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बहुत अच्छा इंतजाम है यकीनन, बहुत अच्छा। और शायकीन के नुक्ते नज़र से भी अच्छा है कि जो शायकीन सीढ़ियों पे बैठा करते थे वो अब कुर्सियों पे बैठा सीट्स पे करेंगे। बैठेंगे, जी हाँ। फिर डिजिटल स्क्रीन भी लगा दिए गए हैं। जी, जी, जी हाँ। और भी पहले बड़ा मसला होता था, जो फैमिलीज जाती थी उनके लिए हाँ। टॉयलेट या वॉशरूम का बड़ा मसला जी, जी, होता वो भी था, मसला था, तो जी। उनकी तादाद जो है बढ़ाई गई है। जी हाँ। लेकिन एक चीज़ है जो महसूस की जा रही है, और मेरे ख्याल से जिसको कहना भी चाहिए, कि जो चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं शायकीन के लिए वो निस्बतन महंगी होती हैं, और इसकी शायकीन ने भी शिकायत की है। तो इन दोनों चीज़ों किस तरह, एक तो सहूलतें फराहम की हैं शायकीन को जी, जी, जी जो वहाँ पे जाएंगे तमाशाई, लेकिन ये भी एक जो है पहलू है इसका। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसकी चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए टिकट्स के रेट्स भी काफ़ी हाई हैं, और उसके अलावा ये सख्ती, लेकिन उसके बावजूद आपने स्टेडियम भरे में, जी उसके बाद काफ़ी ये शौक है शायकीन का। बिल्कुल शौक है। पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो यकीनन वो चीज़ है। लेकिन ये कि एक तो जो पहले भी था कि जब पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई 2009 में, जब वाक़या हुआ, उसके बाद 2018 में रिवाइव हुई, तो उसके बाद से जाहिर है सिक्योरिटी बहुत सख्त है, वो अभी भी है, तो वो होनी भी चाहिए। जी होनी भी चाहिए, लेकिन वो जाहिर है प्रोसीजर हैं बहुत लंबे। 2 घंटे पहले लोगों को स्टेडियम पहुंचना पड़ता है। ये जो है ना, सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कंप्रोमाइज़ नहीं, जी हाँ। तो उसमें जाहिर है उसकी वजह से लोग ज़रा सा वो होते हैं दूसरे के अंदर। कई आम सी चीज़ें जो बज़ाहिर बिल्कुल बेज़र हैं, लेकिन उसको भी ले जाने की ममानियत है, कोई खाने पीने की चीज़ें, तो उसकी वजह से लोगों में ज़रा सा एक वो है कि बेचैनी कि भाई अगर कोई चीज़ है तो हर एक चीज़ के लिए आपको उठ के स्टेडियम के बाहर जाना पड़ेगा, दूसरे हर दफ़ा टिकट दिखाना पड़ेगा, स्कैनर के थ्रू दोबारा आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को ज़ाहिर बहतर भी कर रही हैं। पार्किंग्स भी दूर हैं, शटल सर्विस भी है। तो अब ये कि इन सब चीज़ों की, लेकिन इसके बावजूद जैसे आपने फरमाया कि ये टूर्नामेंट इतना बड़ा है और अरसे बाद दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं, तो उसकी वजह से शौक बहुत है और लोग आ रहे हैं जौक दर जौक। और जनाब यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इस सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद साहब। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी इरशाद महमूद साहब, जी जी ये जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, इससे कबल हमने ये तो देखा है कि आईसीसी ने मुश्तरका तौर पर 1 या 2 या 3 ममालिक जो हैं वो मेज़बान रहे हैं और इस तरह आईसीसी के इवेंट्स होते रहे हैं। लेकिन ये आईसीसी की तारीख़ में पहला मौका है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है और ज़ाहिर है दुबई में होगी, यानी इंडिया के टीम के लिए एडवांटेज होगा और दूसरी टीमों के लिए डिसएडवांटेज होगा, विकेट के हवाले से भी, वेदर के हवाले से भी और मुख्तलिफ कंडीशंस के हवाले से भी। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये अफसोस का मकाम है कि इंडिया ने एक बार फिर आने से इनकार किया, जो बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्कुआत थी और क्योंकि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आईसीसी का टूर्नामेंट है तो बहुत उम्मीद थी कि इंडिया ज़रूर आएगा, बहुत गारंटीज़ भी दी गई और ज़ाहिर है मुसलसल ऑफिशल्स के दरमियान गुफ्तगू होती रही, काफ़ी हद तक मीटिंग्स हुई। लेकिन अब मैं इसको सिवाय हठधर्मी के क्या कहूँ कि इंडिया जो है वो एक बार फिर लास्ट मोमेंट पे बैकआउट किया उन्होंने और वो दुबई में खेल रहे हैं, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन इसमें भी मैं मोहसिन नकवी साहब की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहली बार बहुत फर्म स्टैंड लिया है इस इशू पे, जिस इशू की वजह से कम ये हुआ है कि पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत ये मनवाई हैं कि फिर पाकिस्तान भी अगले 3-4 साल इंडिया में नहीं खेलेगा, चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे किसी लेवल की भी कोई सीरीज़ हो, वो पाकिस्तान से बाहर ही इंडिया से बाहर ही पाकिस्तान खेलेगा। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि जो एशिया कप यहाँ हुआ था आज से चंद साल पहले, जी जी, अगर उस वक्त ये सारी एक्सरसाइज कर ली जाती, जी हाँ, इसलिए कि देखें दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने के लिए जी जी, आपको मतलब बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे, ख़ास तौर से उस सूरत में जब आपका ज़मीर मुतमईन हो कि आप जो है सच पे हैं, राइट पे हैं, हक पे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आईसीसी एशिया कप में अगर हम ये सारी एक्सरसाइज कर लेते जी जी, तो क्या आप समझते हैं कि हमारे जो पीसीबी के जो अहदेदार थे उनका इतना विजन नहीं था इंटरनेशनली कि वो आगे फोर्स कर सकते कि आज हम अगर एशिया कप में मतलब चीज़ों को मान लेंगे तो आगे हमें आईसीसी हमारी हो रही है, हमें तो अलॉट हो चुकी थी आईसीसी। जी जी, आप क्या समझते हैं अगर वो एक एक्सरसाइज उस वक्त कर ली जाती तो शायद अभी हमें ये हाइब्रिड मॉडल पे ना जाती? जी हाँ। अच्छा रियाज साहब, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ख़ासतौर पे जब से नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो उसमें इंडिया के पूरा यानी जिसे कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया है। वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े हुए हैं कि उसमें मेरे ख्याल में कोई लचक वो ना दिखाते। अगर उस वक्त कर भी लेते वो एक्सरसाइज जो आप कह रहे हैं, लेकिन वो इंडिया विज़िट फिर भी नहीं करता, क्योंकि वो एक मैंने जैसे कहा कि हठधर्मी वाली बात है। और मुझे याद है कि मैंने आरिफ अब्बासी साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 दफ़ा चेयरमैन रहे और ब्यूरोक्रेट, तो उनसे मैंने जब इंटरव्यू लिया था तफसीली 2 दफ़ा, तो उन्होंने ये बात बड़ी ज़बरदस्त कही थी कि 1996 1987 का वर्ल्ड कप यानी इंडिया के साथ मिल के होस्ट किया पाकिस्तान ने। तो वो ये कह रहे थे कि यानी माधवराव सिंधिया थे या बिंद्रा थे, आइस बिंद्रा, उनका कि इनसे हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि हमने 10% सपोर्ट मांगी तो उन्होंने 100% दी। यानी उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो हो सकेगा हम करेंगे। और फिर उस ज़माने में इंडिया आके भी खेला। तो ये मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट की वजह से ये स्टांस इतना फर्म है इंडिया का, वरना अगर कुछ लचक दिखाती दूसरी अगर गवर्नमेंट होती तो यकीनन लचक दिखाते। अच्छा, उस ज़माने में इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं था। बिल्कुल, ये भी है। जी हाँ, ये भी चीज़ है। और ये बिल्कुल बात आरिफ अब्बासी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात उसमें कही थी कि उस ज़माने में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अपने एम्प्लॉयज़ थे वो टोटल 19 थे। उन्होंने कहा 19 एम्प्लॉयज़ से हमने वर्ल्ड कप करा दिया, जबकि अब आपको पता है 623 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं। तो वर्ल्ड कप और कुछ को निकाल दिया उसके बाद, लेकिन डेपुटेशन पे भी आए हैं। जी जी, डेपुटेशन पे भी आए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, चैम्पियंस ट्रॉफी ज़ाहिर है पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है। जिस तरह हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े शानदार इंतजाम किए हैं। जी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है अपना पहला मैच न्यूजीलैंड से जिस अंदाज से हारी है, देखिए फतह और शिकस्त तो खेल का हिस्सा है। कोई की भी टीम जीतती है, कोई भी टीम हारती है, लेकिन स्पिरिट बताती है कि आपकी टीम में कितना दम है। क्या समझते हैं, हम न्यूजीलैंड से हार गए, इससे पहले जो ट्रायंगल सीरीज हुई थी उसमें भी हम हार गए, और क्या कहेंगे? अच्छा रियाज साहब, इसमें आप देखिए कि मैं इसको 2-3 एंगल से मैंने इसका तज्जिया किया है। इसमें एक तो बात यह है कि जब भी एक आदमी को सारी जिम्मेदारियां उसी को दे दी जाएं तो वो बैलेंस लूज़ कर जाता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आकिब जावेद साहब की। आकिब जावेद जब आए थे तो बड़ा उनको वेलकम किया गया था। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बनाई जिससे हम इंग्लैंड से ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ भी जीते, जबकि हम पहला टेस्ट एक इनिंग से हार गए थे।
फिर भी 2 टेस्ट मैच हम जीते। अच्छा, उस वक्त वो हेड ऑफ सेलेक्टर्स के तौर पे आए थे। जी बिल्कुल। लेकिन ये कि देखिए अब उसमें उसके बाद से कोच भी बना दिया गया उनको, मेंटोर का भी एक वो दे दिया गया, वो एडवाइज़र भी हैं पीसीबी चेयरमैन के। तो इतनी जिम्मेदारियां एक साथ देके वो आदमी बैलेंस नहीं कर सकता। जो अगर आपको याद हो 2019 में जब मिसबाहुल हक साहब को भी यही 4-5 जिम्मेदारियां एक साथ दी गई थी, तो एक एक करके उन्होंने इस्तीफा दिया सारी जिम्मेदारियों से और वो सुबुकदो नहीं हो सके। तो वो ये बात है कि मैं समझता हूँ ये एक फैक्टर बहुत बड़ा है। इस वजह से टीम जो अनाउंस हुई उससे यकीनन लोगों को धचका पहुंचा कि जिस वनडे टीम ने पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, अभी माजी करीब में 2 महीने पहले साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया, उस टीम में बेवजह के 4-5 चेंजेस कर दिए गए जिनकी कोई लॉजिक नहीं थी। तो अब इस चीज़ की एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र आई सेलेक्टर्स के तौर पे कि सेलेक्टर्स के बिहाफ पे कि वो उन्होंने चेंजेस क्यों किए। यानी उसमें आप जिस तरह मैं नाम ले सकता हूँ कि उसमें सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की, 2 दफ़ा उन्होंने 3 दफ़ा 4 विकेट लिए इनिंग में। उसके अलावा इरफान खान न्याजी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे ज़बरदस्त कैच पकड़े उन्होंने और उनकी बैटिंग भी 2 दफ़ा बहुत अच्छी हुई। तो ये इन प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा था, वो प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक उनको हटा दिया गया और फिर ऐसे प्लेयर्स को उनकी जगह लाया गया जिनको पहले कई दफ़ा ट्राई किया जा चुका है, वो फेल भी हुए हैं, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। मसलन फ़हीम अशरफ हैं या खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह ने चलिए इसमें कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन डेफिनेटली इस पे सवालात उठ रहे हैं और बड़ी बातें हुई हैं। अच्छा, इतने दिन के बाद, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि 29 साल के बाद पाकिस्तान में हो रही इतना प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, तो उसके लिए तो पाकिस्तान को अपनी बेहतरीन टीम अनाउंस करनी चाहिए थी। और जबकि सबसे ज़्यादा टाइम भी पाकिस्तान ने लिया, सबसे लेट पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया, तो उसके बाद मैं समझता हूँ एक अनबैलेंस टीम है जिसकी वजह से शिकायत हो रही है। ओपनर भी कोई स्पेशलिस्ट हमारे पास वही मैं अभी बात करने वाला था कि हमारी वाहिद टीम है जिसमें स्पिनर भी एक ही है और दूसरे 2 नहीं है, जबकि दुनिया भर की टीमों में 1 या 2 से ज़्यादा स्पिनर हैं। फिर हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट ओपनर नहीं है। साइम अयूब जो है वो ज़ाहिर है ज़ख्मी हो गए, पहले ही बाहर हो गए, फिर उसके बाद फ़खर जमान का सिलसिला हो गया। और हमने हमारी टीम तो 2 महीने पहले अनाउंस होनी चाहिए थी, मेज़बान टीम। तो ये तो मतलब, और दूसरी टीमें आप देखें कि उनमें मतलब उनका कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, उनके पास स्पिनर्स भी 1 से ज़्यादा हैं, ओपनर्स भी हैं। तो क्या कहेंगे पाकिस्तान टीम के हवाले से? यही एक्चुअली यही बात है। और मैं ये समझता हूँ जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल, जो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान हारा पहला मैच, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायत आप देखिए, कई लोगों के तबसरे मैंने सुने और आपने भी सुने होंगे, वसीम अकरम साहब हैं या सिकंदर बख्त हैं, बासित राशिद लतीफ़ हैं, बेशुमार लोग हैं। उन्होंने यही पॉइंट आउट किया कि जी जब ट्राई नेशन में 2 दफ़ा न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या कोई थिंक टैंक ऐसा नहीं है, कोई सपोर्ट स्टाफ, कप्तान, वाइस कैप्टन और कोई ऐसे एडवाइजर नहीं है जो ये बताएं कि भाई क्या न्यूजीलैंड की वीकनेसेस हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ है। 2 मैचेस हारने के बाद फिर तीसरा मैच भी हार जाना, ये तो बहुत ही ज़्यादती है। और ये मैं समझता हूँ कि इससे बहुत एक्सपोज हुई पाकिस्तान टीम। लेकिन ये हैरत की बात है कि पहला मैच जो पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का हारा, इसमें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल बॉयज़ की टीम खेल रही है, कोई प्लानिंग नहीं, बॉडी लैंग्वेज में प्लानिंग नहीं थी बिल्कुल। अच्छा, होता ये कि गेम प्लान होता है ना कि अगर पहले 10 ओवर्स में आपको नेगेटिव चीज़ का सामना करना पड़ा तो आप किस तरह जाएंगे 20 ओवर में। 50 ओवर्स का मैच बड़ा लंबा होता है, आपको बड़ी हिकमत अमली के साथ जाना होता है। बिल्कुल यकीनन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये इसमें सारी चीज़ें, यानी सऊद शकील को ओपन भेजना, बाबर आजम ने जिस तरह इनिंग खेली अपनी, वो हैरत हो रही थी कि भाई किसका टेस्ट विकेट। दूसरे कि आपको पता है ना, एक रिकॉर्ड बन गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने, तकरीबन 24-25 ओवर डॉट बॉल, यानी हद होती है, किसी चीज़ की हद होती है। सर यहाँ पे कैसे हो सकता है कि ये कोई दुनिया के वो वाले बॉलर्स तो नहीं है कि कोई लिली थॉमसन होल्डिंग बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये आप कैसे इतना ज़्यादा उनके आगे वो। अच्छा, हमारी टीम की जो मजमूई परफॉर्मेंस है, जी हाँ, आप क्या समझते हैं कहाँ हम लैग कर रहे हैं, है नहीं? क्या हमारा पेस अटैक उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्या है? जी हाँ, नहीं ना, वो भी एक बात है, डेफिनेट बात है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख अगर आप देखें तो बैट्समैन यकीनन अक्सर ऐसा होता था कि पुअरली परफॉर्म करते थे या बैट्समैन अप टू द मार्क नहीं होते थे, लेकिन बॉलिंग हमेशा हमारी बेहतरीन होती थी और बॉलिंग बचाती थी हमको। कई दफ़ा बॉलर्स जो है मैच जिताते थे, बेशुमार ऐसे मौके। तो ये इस दफ़ा बड़े अरसे के बाद ऐसा मौका है जहाँ हमारे बॉलर्स बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं और उनकी बॉलिंग, यानी कहने को हमारे स्पीयर हेड हैं बॉलिंग के, शाहीन आफरीदी, विकेट लेस जा रहे हैं, 88 रन दे रहे हैं, 63 रन दे रहे हैं।
नसीम शाह भी एक एक दो दो विकेट ले रहे हैं, यानी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 4-5 विकेट ले ले। यानी इसमें मैं तारीफ करूंगा मोहम्मद शमी की, जो अब इतने अरसे बाद आए, पहले मैच में 5 विकेट ले, तो वो ऐसा ये होता है। अब देखिए मेन बॉलर ये होता है जो 5-4 विकेट तो ले, कम से कम एक टीम जो है ऑपोजिशन की उसकी कमर तोड़ दे, ऐसी ज़बरदस्त स्ट्राइक करे। जो शाहीन अफरीदी के बारे में मशहूर था कि पहले ओवर में विकेट लेते, लेकिन वो सारी चीज़ें उनके लगता है कि बिल्कुल एक चली गई उनके पास से, या वो नज़र नहीं आ रही वो क्लास। तो मैं समझता हूँ कि इसमें देखिए बड़ा ज़रूरी है कि एक थिंक टैंक हो, ऐसे मोटिवेटिंग लोग हों, 4-5 लोग हों, 4-5 लोग हों। जैसा यूनुस खान साहब ने एकदम मशवरा दिया था ना कि 4-5 लोग हों। यूनुस खान तो अफगानिस्तान के मेंटोर बन गए। जी हाँ, मेंटोर बन गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एकदम मशवरा दिया था कि 4-5 लोगों का ऐसा थिंक टैंक हो जिनसे प्लेयर्स करीब हैं, जो उनकी बात सुनते हैं, उनको मोटिवेट करें, उनकी वीकनेसेस पे उनको बताएं, फिर उनके बाद एक तरह से बिल्कुल एक रिजुविनेट होकर प्लेयर्स आएँ और फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। तो ये डेफिनेटली जरूरी है। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त और भारत की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी, पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है, क्या कहेंगे? अच्छा, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा रियाज भाई, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैच होते हैं ना, उससे जिस वक्त वो मैच होने वाला होता है, उससे पहले जिस टीम का, जिस प्लेयर का जो फॉर्म हो, जितनी थ्योरीज चल रही हों, जितनी चीज़ें बयान की जा रही हों कि शुभमन गिल तो अपने बेहतरीन फॉर्म में है, शाहीन अफरीदी अपने बदतरीन फॉर्म में है, बाबर आजम को क्या हो गया है, और वहाँ पे दोबारा रोहित शर्मा वापस आ, जितनी भी चीज़ें हैं, पिच कैसा है, लेकिन सर पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोई चीज़ इसमें से मैटर नहीं करती, क्योंकि उस दिन उन टीमों के जो हौसले होते हैं, वो एक उनमें एक ऐसी वो क्या कहना चाहिए ताकत आ जाती है और एक ऐसी पावर आ जाती है कि वो उस दिन उस टीम को ज़ेर करने के लिए अपना बेहतरीन शो कर देते हैं। अच्छा, वैसे अगर आप रिकॉर्ड देखें ना ओडीआई का, पाकिस्तान ने 130 मतलब टोटल मैचेस 135 में, और पाकिस्तान ने मतलब 73 जीते और इंडिया ने 57 जीते और 5 मैचेस का रिजल्ट नहीं आया। तो अगर आप तारीख पे जाएंगे, पास्ट मतलब रिकॉर्ड पे जाएंगे तो हमारा बेहतर है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि करंट मतलब जो मतलब हालात हैं उसमें आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसमें। जी हाँ, और अच्छा चैंपियंस ट्रॉफी में भी रियाज साहब पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है। पाकिस्तान ने 3 मैच जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने 2 जीते। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये एडवांटेज है। दूसरी रियाज साहब, मैं ये देख रहा था, मैं पूरा मैच बांग्लादेश का बैठ के देखा, 35 पे 5 जब बांग्लादेश की टीम हो गई, जी बिल्कुल, तो वहां पे एक वीकनेस इंडिया की नजर आई कि उन्होंने बड़ी बॉलिंग चेंजेस किए, फील्डिंग चेंजेस किए, लेकिन वहां से नहीं रखा इतनी बड़ी पार्टनरशिप। 35 पे 5 से फिर कम वो 160 तक ले। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को दाद देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान अगर इसको देखे गौर से, तो थोड़ा सा पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि दिल बड़ा करना चाहिए इसमें, कि ऐसी बात नहीं है कि वो यानी भारत जो है वो बिल्कुल रन थ्रू कर जाएगा। उनकी बॉलिंग को बिल्कुल पाकिस्तान की बैट्समैन अच्छी तरह खेल सकते हैं, बेहतरीन टोटल कर सकते हैं, लेकिन ये उस पर मबनी है, उस पर मुनसर है कि पाकिस्तान की अपनी प्लानिंग तो सॉलिड होना, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी प्लानिंग इतनी सॉलिड हो, एक बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सेट हो, हौसले बुलंद हो। एक अब चलिए दुबई चले गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन किसी किस्म की वीकनेस अगर वहाँ दिखाई प्लानिंग में आपने, तो फिर सर ये इंडिया के खिलाफ तो बिल्कुल यानी वो काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में फ़खर जमान की जगह जैसे इमामुल हक को लिया गया है, तो वहाँ तो पहले तो साउथ शकील को खिला दिया गया, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल था कि या तो उस्मान खान को खिलाते, आपने लिया क्यों है उनको, या फिर रिजवान को जो बहुत ही अच्छे बैटर भी हैं, कप्तान भी हैं, उनको फ्रंट पे आके लीड करना चाहिए था। तो अब क्या सिचुएशन होगी इमामुल हक के साथ, कौन होना चाहिए या हो सकता है? जी। अच्छा, इसमें ऐसा मैं तो ये देख रहा हूँ कि डेफिनेटली इमामुल हक ही करेंगे, जब उनको लिया वो ही ओपन करेंगे, लेकिन अलबत्ता दूसरी तरफ बाबर ही होंगे या नहीं ये भी देखना है, क्योंकि पिछले मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मैच से पहले रिजवान ने हर तरह की वो स्पेकुलेशन को बिल्कुल डिनाई करते हुए कि भाई उस्मान ओपन करेंगे, उनका नहीं बाबर ही करेंगे, बिल्कुल उन्होंने क्लियरली कहा था। तो अगर वो इतना क्लियर है इस बात में और वो समझ रहे हैं कि भाई यही बेस्ट सोल्यूशन है, तो वो बाबर और इमामुल हक ही करेंगे। लेकिन ये कि मैं बहरहाल ये बिल्कुल बात समझता हूँ कि बैटिंग ऑर्डर का सही होना पाकिस्तान की बहुत ही कलीदी चीज़ है कि होने चाहिए, यानी उसके अलावा इसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन वहाँ करना या कोई ऐन वक्त पे किसी पैनिक का शिकार हो जाना, वो तो सर बहुत ही ज़्यादा। बाबर आजम तो मतलब रिजवान तो बाबर आजम के साथ T20 करते रहे, वो बेहतरीन ओपन करते हैं, उन्हें करना चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल करना चाहिए। जी हाँ, ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि इसमें दुबई में इटसेल्फ कोई बहुत एक्सीलेंट रिकॉर्ड नहीं, लेकिन बहरहाल शारजा में और दुबई में भी टेस्ट मैचेस में भी और मैचेस में पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है।
वह तमाशाई भी पाकिस्तान की बहुत फेवर करते हैं। तो एक ये मैं समझता हूँ कि आप कह सकते हैं कि यूएई जो है वो हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स है पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे दुबई के स्टेडियम में इंडियंस ने ज़्यादा टिकट खरीदे हैं, पाकिस्तानी तो होते हैं वहाँ पे। जी हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, वो बात भी आपकी सही है, लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान के ये रिकॉर्ड जो दिखाता है हमें कि जिस तरह के पाकिस्तान वहाँ के हर वेन्यू पे, अबू धाबी में, शारजा में, दुबई में पाकिस्तान का बहुत अच्छा रहा है, बड़ा शौक पाकिस्तान की बड़ा, जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और दूसरा ये कि मैं ये भी समझता हूँ रियाज साहब कि बॉलिंग की जो बात हुई उसमें जिस तरह बॉलिंग चेंजेस बड़ा मैटर करते हैं। आप बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हारिस रऊफ हमारे मैच विनर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल, लेकिन जिस वक्त उन्होंने रन्स देना शुरू कर दिए थे तो अब सलमान अली आगा के पूरे ओवर क्यों नहीं कराए गए? सलमान अली आगा साहब उनके इतने ओवर बाकी रह गए, जबकि बड़ा ये जिसे कहते हैं ब्लंडर था, ये ब्लंडर था। एक आदमी जिसको इतने रन्स कर रहे हैं, वो शॉन फिलिप्स जो है, ग्लेन फिलिप्स, वो अपनी विल पे अपनी मर्जी से छक्के मार रहे हैं। तो वहाँ अगर वो स्पिनर को लाते, जो कि स्पिनर इस टूर्नामेंट में कामयाब हो रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कप्तानी पे एक रिफ्लेक्शन है कि वो एक अच्छा मूव नहीं था बहुत ज़्यादा। जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान रिशाद महमूद साहब, जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक मरतबा फिर हम आपको एक प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद। जी रिशाद भाई, देखें, नो डाउट बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनकी मतलब आईसीसी की रैंकिंग में वो नंबर 1 भी रहे हैं, अब नहीं है इस वक्त, इसलिए इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब वो कप्तान थे तो लोग ये कहा करते थे कि इन पे कप्तानी का बोझ है इसलिए परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन अब तो कप्तानी का बोझ भी नहीं है। आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, ऐसा लगता है कोई नया खिलाड़ी जो है खेल रहा है। और ख़ास तौर से अभी जो मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें उनकी परफॉर्मेंस देख लें, 90 बॉल्स, डॉट बॉल्स कितनी, उसका जिक्र मैं नहीं करता। तो मतलब क्या बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमें उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन क्या कब मतलब वो आएंगे फॉर्म में? जी हाँ, अच्छा रियाज भाई, इसमें मैं ये समझता हूँ कि 2 ऐसे वाक़यात हुए जिससे अभी तक ऐसा लग रहा है कि मेंटली बाबर रिकवर नहीं कर पाए हैं। एक तो ये था कि जब उनको कप्तानी से हटाया गया और दूसरे लोगों को क़यादत सौंपी गई, इस तरह के शान को या शाहीन को। अच्छा, शाहीन आफरीदी को बनाया गया और उसके बाद हटाया गया, तो आपको भी पता है कि कितने इख्तलाफात हो गए दोनों में, या तो बनाने का फैसला गलत था या बनाने का वो था। और उस वक्त तक ये था कि बिल्कुल इतना शीर व शकर होते थे कि बाबर और उनके साथ कोई 6-7 लोग तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल जान देने पे तैयार थे। और एक दफ़ा वो उनका ट्वीट भी मशहूर था शाहीन आफरीदी का, उन्होंने कहा, लिखा था कि सोचना भी मत बाबर को हटाने के बारे में। वो भी ज़माना था। और कहाँ ये हुआ कि इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि फिर दोनों को ड्रॉप किया गया टीम से, कि टीम में वो सियासत जो है वो ना चलने पाए। तो ये हद तक तो मैं समझता हूँ कि अभी तक भी उस चीज़ से रिकवर नहीं कर पाए बाबर, के जो उनकी फेवरेट टीम थी, प्रॉब्लम है अभी। जी हाँ, प्रॉब्लम है। और जिस तरह की जो लोग उनके साथ हुआ करते थे, हसन अली, शादाब खान, इफ्तिखार, ये सब अब टीम में नहीं है। तो उनकी यानी सपोर्ट इस टीम में जो वो उस ज़माने में एंजॉय करते थे कि एज कैप्टन तकरीबन 7-8 लोग उन्हीं की मर्ज़ी के होते थे,
अब वो सूरत हाल नहीं है। जिसको चाहते थे बाहर कर देते जिसको चाहते थे बाहर कर देते, जिसको चाहते खिलाते थे। सरफराज जिनका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा, बैक कलम जुम्बिश तीनों फॉर्मेट से हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया गया। तो देखिए वो यही बात है कि इंग्लिश में जो एक फ्रेज है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी वो बिल्कुल अगर आप किसी को बिल्कुल सारी पावर दे दें तो फिर वो आप बैलेंस लूज करें। तो वो मुझे लग रहा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसी चीज़ के लिए आप देखिए ना कि अगर आपको याद हो कि इंग्लैंड के हमारे आखिरी दौरा जो पाकिस्तान टीम में किया था, जिसमें यूनुस खान जिसमें शामिल थे, उस पूरी सीरीज में यूनुस खान फेल हुए, लेकिन आखिरी टेस्ट में उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, बेहतरीन किया उसको। जी हाँ, तो उसमें उसका उन्होंने वजह बताई कि ये आपने डबल सेंचुरी अचानक कैसे बना दी, और इतनी बेहतरीन डबल सेंचुरी के वहाँ के जो राइटर्स थे उन्होंने ऐसे गुलाबे मिलाए। तो यूनुस खान साहब ने बताया कि रात को मेरे पास मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का फ़ोन आया और अजहरुद्दीन ने कहा कि तुम ये गलती कर रहे हो यूनुस, इसको ठीक करो और तुम कामयाब हो जाओगे, सिर्फ ये छोटी सी तुम एक दो गलतियां कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि भाई अजहरुद्दीन के फ़ोन ने जैसे मेरे अंदर एक बिल्कुल एक नई वो भर दी उम्मीद। तो अब मैं कहता हूँ कि भाई कोई अगर बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोई सीनियर प्लेयर्स जो हमारे हैं वो क्यों नहीं जाके उनको बताते कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, या हौसला उनको दें थोड़ा सा। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर एक प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है तो उसको उसी पे छोड़ दिया जाए कि वो ही अपनी गलतियों से खुद ही कुछ सीखेगा, खुद निकलेगा, तो ये हो नहीं रहा है। अच्छा, बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब एक परसेप्शन है और महसूस ये किया जा रहा है कि जो इंटरनेशनली जो इस वक्त फिजिकल फिटनेस का म्यार है, क्या हमारे खिलाड़ी उस म्यार पे पूरे नहीं उतरते, या ये गलत है? जी नहीं रियाज साहब, ये भी बात है। और आपको पता है ना कि ये भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी मोहसिन नकवी साहब के जिस वक्त टेक ओवर किया है कि हमारा पूरा जो मेडिकल पैनल है वो उन्होंने कहा था कि बड़ा इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स पे और फिजियोथेरापिस्ट पे मुश्तमिल है, जिसमें कई लोगों को फिर सैक भी किया, और जिसमें ख़ासतौर पे एहसानुल्लाह जो फास्ट बॉलर ज़ख्मी हुए उनका केस सामने आया कि आखिर उनका केस नेगलेक्ट क्यों किया गया, और इस हद तक किया गया कि 2 साल हो गए वो टीम में नहीं आ सके। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा, सॉरी टू कट यू, इसमें जहाँ मतलब जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर है, ट्रेनर है, उसका भी किरदार होता है, लेकिन हर खिलाड़ी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बिल्कुल क्या कहें? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो आपको पता है कि इस मामले में बेहतरीन यानी जो पुराने हमारे खिलाड़ी थे वो उनकी अपनी फिटनेस, वो उसके ऊपर बड़ा कॉन्शियस थे, वो अपने आप को बेहतरीन फिट रखते थे, चाहे उसका कोई मैच हो या ना हो, कोई प्रैक्टिस हो या ना हो, लेकिन वो अपने आप को बेहतरीन फिट रखते थे। तो ये डेफिनेटली उसका फुकदान नज़र आ रहा है कि जब कोई सीरीज़ होती है और जब कोई इतना बड़ा इवेंट आ गया तो उससे चंद दिन पहले एक कैंप लगा दिया गया जो एक बड़ा वाजिबी सा कैंप है, लेकिन पूरे साल अपनी फिटनेस को मेंटेन करना, एक अपनी डाइट को पे कॉन्सेंट्रेट करना, ये सारी चीज़ें बड़ा ज़रूरी है कि खिलाड़ी खुद फील करें। जी रिशाद भाई, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं और प्रोग्राम का वक्त भी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन टीम जो 2 मरतबा आईसीसी वाही टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। जी। अच्छा, उनके कप्तान जो बड़े इंटेलिजेंट कप्तान हैं, पैट कमिंस नहीं है, उसके साथ साथ जोश हेज़लवुड नहीं है, फिर उनके बाद जो है मिचेल मार्श नहीं है। अच्छा, ये तो वो खिलाड़ी हैं जो अनफिट होने के वजह से बाहर चले गए, लेकिन मिचेल स्टार्क जो हैं वो ज़ाती वजूहात की बने पे मतलब नहीं है, जबकि जो मार्कुस स्टेनिस हैं उन्होंने तो बड़ा सबको हैरान किया है कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तो इन खिलाड़ियों की कमी के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा जी रियाज साहब, मैं इसमें देखिए एक तो ये एक बड़ा आई ओपनर है कि श्रीलंका ने 2-0 हराया इस ऑस्ट्रेलियन टीम को। दोनों वनडे खेले और बहुत ही बड़ा टारगेट भी सेट नहीं किया, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं कर सकी। तो ये एक बड़ी इसका असर पड़ रहा है। जी हाँ, वो करता है। लेकिन ये एक बात है रियाज साहब जो मैंने अभी एक अल जज़ीरा के एक इंटरव्यू में भी कही कि देखिए ये इससे मुझे शिकायत ज़रूर है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर से कि अभी आप देखिएगा कि आईपीएल आएगी तो ये सब फिट हो जाएंगे। ये यकीन आप रखिए कि ये सब आईपीएल में खेलेंगे। तो ये क्या वजह है? अब बल्कि कल तो कमिंस का बयान भी आ गया कि मैं अपनी फिटनेस जो है वो आईपीएल में इंश्योर करूंगा। भाई आपने इस टूर्नामेंट के लिए क्यों इंश्योर नहीं की? मिचेल स्टार्क जो श्रीलंका की पूरी सीरीज खेले वो वहां से डायरेक्ट फाइट लेके ऑस्ट्रेलिया चले गए। क्यों चले गए? वो जाती उस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी कमेंट नहीं कर रहा है। हाँ। उनको कमेंट करना, उनको पाबंद रखना चाहिए था कि भाई ये इतना बड़ा टूर्नामेंट है आईसीसी का। तो मैं समझता हूँ इन 4 प्लेयर्स के बगैर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे नज़र नहीं आता कि ऑस्ट्रेलिया कर सकेगी। लेकिन बहरहाल आज का जो मैच है उनका इंग्लैंड से, वो यकीनन उसके ऊपर काफ़ी एक रिफ्लेक्शन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस कदर, क्योंकि मेंटली तो बहुत टफ टीम है वो, तो वो क्या इंग्लैंड की टीम को जिस तरह से आज वो उसका मुकाबला करते हैं या उनको हराते हैं, तो फिर वो यकीनन एक मैं समझता हूँ कि अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। इंग्लैंड की टीम भी आप देखिए कि इंडिया से हार के आ रही है, जबकि इंग्लैंड की टीम इंडिया में फुल साइड तकरीबन खेली थी, कोई एक आध प्लेयर नहीं था।
तो इंग्लैंड को इंडिया ने जिस तरह से वहाँ पे T20 में और वनडे में हराया, वो भी एक लम्हा फिक्रिया है। तो दोनों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मैं समझता हूँ कि अपने बेस्ट पे नहीं है। नहीं है। अच्छा, जी हाँ, भारतीय टीम जसप्रीत बुमराह जी हाँ, जिनका मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, आउटस्टैंडिंग, वो नहीं है। आप समझते हैं कि उनकी कमी महसूस की जाएगी? हालांकि उनकी जगह जो है हर्षीत राणा को रखा शामिल है, जी हाँ, जबकि यशवी जायसवाल की जगह जो है वरुण चक्रवर्ती को लिया है। जी जी लेकिन जो परफॉर्मेंस पेश की उन्होंने इंडिया के खिलाफ, जी हाँ, खैर सॉरी बांग्लादेश के खिलाफ, जी, बांग्लादेश की टीम इतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन जी फिर भी नहीं, रिकवरी उन्होंने मतलब ये कि अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप क्या समझते हैं, जो अब जो टीमें आएंगी तो बुमराह की कमी महसूस होगी? जी हाँ, ऐसा मैं तो समझता हूँ कि बड़ी शिद्दत से कमी महसूस होगी, क्योंकि बुमराह जो है वो यानी हर फॉर्मेट में, आपको पता है कि वो दुनिया के वाहिद बॉलर बन गए थे जिन्होंने आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो गए थे। किसी बॉलर ने आज तक ये अचीव नहीं किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है। उनकी लाइन और लेंथ एक छोटे रनअप से जिससे उनकी जिस्म पे बड़ा जोर भी पड़ रहा है। दूसरी दफ़ा वो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन यकीन इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा रिशाद भाई, वक्त कम है, हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन है उसको कर लें, इसलिए कि हमारे प्रोड्यूसर जो है वो जी अच्छा, इंग्लैंड की तो आपने बता दिया कि जाहिर है ऑलराउंडर जैक हेथिल भी उनकी मतलब एक टीम में नहीं है, और उनकी जगह जो है टॉम बेंटन को रखा गया है। अच्छा, ये तो खैर आपने बताया कि इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन बांग्लादेश की टीम में तमीम इकबाल और शकीबुल हसन की कमी महसूस कर रहे हैं, जो नहीं है जाहिर है टीम में? जी हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें ये समझता हूँ कि बांग्लादेश के पास उनके अलावा भी अच्छे खिलाड़ी हैं जो अच्छा भी खेल रहे हैं, तो यकीनन उनकी कमी महसूस तमीम की और शकीबुल हसन की होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जिस तरह के इंडिया की टीम में बुमराह के ना होने से पड़ेगा। उस तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा, वो कवर कर लेंगे। अच्छा, ये जो हम अफगानिस्तान की टीम को देख रहे हैं, इससे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि ये निस्बतन अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, लेकिन जो हमने मैच देखा अभी उनका जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ, उससे ऐसा लगता है कि वो T20 स्टाइल या फॉर्मेट से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जी जनाब, बिल्कुल। और दूसरी के देखिए, अफगानिस्तान में भी हम जो चीज़ देख रहे हैं वो वेस्ट इंडीज़ में भी रही है, पाकिस्तान में भी रही है। एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, यानी एक मैच में तो बहुत अच्छा खेलेंगे और दूसरे मैच में बिल्कुल ही बैठ जाएंगे। तो वो इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही कल भी उनको। और साउथ अफ्रीका की मैं बिल्कुल रियाज साहब एक बात आखिर में कह दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम को बड़ा मैं हाईली रेट कर रहा हूं। उनको लोग नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनको हराया ट्राई नेशन में, लेकिन उस वक्त उनके 6 प्लेयर्स टीम में शामिल नहीं थे। सारे लोग वापस आ गए हैं, रबाडा वापस आ गया है, उनका मार्करम वापस आ गया। तो साउथ अफ्रीका मैं समझता हूँ वन ऑफ द फेवरेट्स। तो बड़ी मतलब आपने अहम बात की। अच्छा, दूसरे क्या समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब कौन सी फेवरेट टीमें हो सकती हैं? 2 या 3, क्या किसके नाम लेंगे? जी हाँ, ये जनाब मैं अगर कहूँ तो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका और इंडिया ही को कहूँगा मैं, क्योंकि जी हाँ, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को मैं इसलिए नहीं कहूँगा जनाब कि वो यानी आप सेमीफाइनल में पहुंच के उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान के सच्ची बात है कि इस वक्त करंट फॉर्म पे पाकिस्तान के चांसेस नजर नहीं आ रहे। हमारी दुआएं पाकिस्तान को अगले सारे मैच जीतना है। बहरहाल जनाब रिशाद महमूद साहब, आपसे मतलब बहुत सारी बातें हुई, मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने उनके जवाब दिए। कोई ऐसी बात क्रिकेट के हवाले से जो जाहिर है मैं ना कर सका हूँ और आपके जहन में हो, तो वो और दूसरे हमारे नौजवानों को पैगाम दीजिएगा कोई? जी हाँ। अच्छा, ये इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे टीम में जिस ज़माने में जो पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी निकले, वो निकले तो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट से ही। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट का मेयार इतना बुलंद था, क्लब क्रिकेट का मेयार इतना बुलंद था कि मुझे याद है कि ज़हीर अब्बास साहब ने कहा था कि PIA की टीम में आना पाकिस्तान की टीम में आने से मुश्किल था, इतना हाई स्टैंडर्ड था। तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे ले आए, बेहतरीन उसमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हो, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट रिवाइव हो जाएगी डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब। ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।